लेकिन फिलहाल हम रुक करेंगे विधानसभा का। इस वक्त अखिलेश यादव बोल रहे हैं। नहीं, अवसर आएगा तो आप बता सुनके जी। मानी नेता पे तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये केवल सपना है। और क्या दिखाया गया वहाँ पर कि मिसाइल्स यहाँ बनेंगी, यहाँ पर तोप बनेगी, और तोप ऐसी बनेगी जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पाएगा, चीन मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्योंकि चीन का मुकाबला अलग बात है, वो तो हालांकि इस सदन में नहीं वो बात कह सकते हैं, लेकिन चीन जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जल्दी करिए आप, जल्दी बनाइए सब तोप और मिसाइल्स वगैरह। और हम तो कहते हैं कि जो नया हवाई जहाज आया राफेल, कोई बुंदेलखंड की तहसील तय कर लीजिए, वहीं पर राफेल भी बनवाइए। क्यों बाहर से आप ला रहे हैं? राफेल वहीं बने हमारे बुंदेलखंड में, और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बने? इसलिए मैंने मांग की थी उस समय भी कि ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक सड़क बननी चाहिए। मैंने कई बार पत्र भी लिखा, और जिस समय सुझाव मांगे गए थे समाजवादी पार्टी से, उसमें भी सुझाव मैंने लिख करके दिया था। मुझे उम्मीद है कि जब आप वित्त मंत्री जी जवाब दें या नेता सदन जवाब दें, तो सड़क मांगी थी ग्वालियर टू लिपू लेक, वो किस स्टेज पर है ये भी जानकारी दे दें। बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा कुछ। ये मुझे नहीं पता, ये लिपू लेक तो नहीं जानते होंगे, हालांकि ग्वालियर जानते होंगे। अच्छा, लिपू लेक गए होंगे फिर। अगर यही बन गई है, दूसरी हमारी मांग है कि देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा हो, मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रहा हो, और जिस प्रदेश ने दिल्ली की सरकार बनवाई हो, दो बार प्रधानमंत्री बनवाए हों, उस प्रदेश को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? कम से कम नेता सदन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, NHAI से कहिए कि उत्तर प्रदेश को भी उससे जोड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ही दिल्ली की सरकार बनाई है। और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मैंने अपने गवर्नर भाषण में कहा था कि गंगा एक्सप्रेस आप अपना खजाना क्यों खर्च कर रहे हो? हालांकि खजाने का पैसा, जो जितनी बड़ी सड़क है उतना पैसा तो नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि उसका मॉडल दूसरा है। वो मॉडल किसके सर पे आएगा? जब सड़क पे गाड़ी चलेगी तो किसके सर पे आएगा? वो जनता की जेब से पैसा जाएगा। अगर आप PPP मॉडल पे है, अध्यक्ष महोदय, PPP मॉडल पे है शायद वो सड़क, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर PPP मॉडल पे है तो टोल कितना होगा? इसलिए मैं नेता सदन की मदद करना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार अगर आप बोल रहे हैं, तो एक इंजन ही क्यों भागे, दूसरा इंजन क्यों नहीं मदद कर रहा उसकी? हजारों करोड़ लेके आइए उसके लिए। और फिर एक बस चली थी, जाने नेपाल से बस चली थी और अयोध्या तक आनी थी, वो बस चल रही नहीं चल रही, उस समय मैंने मांग की थी कि NHAI की सड़क 6 लेन कम से कम बननी चाहिए। दिल्ली सरकार बना सकती है, वो भूल गए, केवल बस चला करके भूल गए। बस पता नहीं कब चलती है, कब पहुंचती है। मैं चाहता हूं कोई सुबह चले, वहां से अयोध्या आ जाए, दर्शन करे और फिर वापिस चला जाए। कम से कम ऐसी सड़क तो बनाओ। उसके लिए दिल्ली से पैसा मांगिए आप। नहीं, अब उन्हीं की बात कर रहे हैं इसलिए नहीं ताली बजा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मांगे या मना करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आगरा में लेदर प्रोडक्ट्स, पता नहीं कितना बजट है इसके लिए। अंबेडकर नगर को कहा गया है कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उसको कवर करेंगे। अंबेडकर नगर के लोग बताएंगे बजट कितना है उसमें। आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी, बांदा में स्टोन क्राफ्ट के लिए, इटावा हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इटावा है तो उसमें बजट तो नहीं होगा। फिरोजाबाद ग्लासवेयर, बजट कितना है उसके अंदर। हमीरपुर शूज के लिए बजट कितना है उसके अंदर है? अरे भाई, पानी तो हमने दिया, उसका भी तो धन्यवाद बोल दो। लोहिया गांव भी दिया आपने उनको। देखिए, बहुत इंटेलिजेंट है ये। नहीं, वो हम इनको जानते बहुत करीब से। झांसी सॉफ्ट टॉयज, कन्नौज परफ्यूम। मैं नेता सदन से कहूंगा गोबर नहीं चाहिए हमें गोबर प्लांट नहीं चाहिए।
आप गोबर प्लांट ले जाइए गोरखपुर। हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। और मैं परफ्यूम पार्क के बारे में बता दूं, वो इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि लोग बेला का, गुलाब का और जो हसाइन के लोग हैं वो भी जानते होंगे कि कन्नौज के लोगों के वहाँ प्लांट लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छा कारोबार है, सभी कन्नौज के लोग उससे जुड़े हुए हैं और वो कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार, नौकरी मिलेगी। और बहुत टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से बड़ा परफ्यूमरी पार्क बन रहा था कि लोग वहाँ आएँ, म्यूजियम भी देखें, म्यूजियम के साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है वो बढ़ावे के लिए वहाँ प्लांट भी लगना था, क्योंकि अभी तो ट्रेडिशनल तरीके से वो एसेंस निकालते हैं। और अगर ये प्लांट लग जाता तो मैं समझता हूँ आपके कन्नौज का, यूपी का इत्र दुनिया के इत्रों के बराबर मुकाबला कर लेता और ये समाजवादी इत्र बनता। वहाँ पर जो इत्र व्यापारी के बारे में कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैंने सुना है उसमें कि उससे कुछ बजट लेकर के छोड़ा जा रहा है उसको। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही लोग मिले हों उनसे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के अगर हम आंकड़े देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है यहाँ, ईज ऑफ डूइंग क्राइम बहुत चल रहा है यहाँ। हम एनसीआरबी के आंकड़े अगर देखें, हम कहां दिखाई देते हैं। और जिस तरह का सत्ता दल के लोगों का व्यवहार है पुलिस से और आम लोगों से, जो आरोप दूसरे दल पे लगाते हैं वो आप पे किस तरीके से अखबारों में छपे हुए हैं। देखिए आप, अगर आप चाहें नेता सदन में एक एक करके पढ़ सकता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कानून हाथ में लिए घूम रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है यहां पर। नमामि गंगे में बजट तो बहुत रखा है आपने, बजट तो बड़ा बजट रखा है उसमें कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, लेकिन मां गंगा अकेली नहीं साफ हो सकती जब तक उसकी सहायक नदियां नहीं साफ होंगी। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि नमामि गंगा के साथ साथ जो यमुना नदी है उसकी सफाई के लिए क्या सरकार कर रही है, जो काली नदी है उसके लिए सरकार क्या कर रही है, जो काली नदी कन्नौज में आकर के जुड़ जाती है गंगा में, उस काली नदी को साफ करने के लिए क्या इंतजाम है, आपकी और नदियां जो जुड़ जाती हैं उसके लिए क्या सरकार ने किया है। समाजवादी सरकार में, और मुझे खुशी है इस बात की कि उस समय के सिंचाई मंत्री जी, जो न केवल मेरे चाचा हैं, नेता सदन भी मुस्कुरा रहे हैं, वर्णा नदी को साफ करने के लिए इंतजाम किया गया था। और मेरी कोशिश थी कि गंगा से पहले कम से कम एक एग्जाम्पलरी काम करके दिखा दें कि वर्णा नदी बनारस में कैसे साफ बहेगी। जितना काम उस सरकार में हुआ था उससे आगे नहीं बढ़ पाए, वैसी का वैसा रोक दिया। और गोमती का भी उदाहरण है यहां पर, गोमती का भी काम एग्जाम्पलरी होता देश के लिए। जो लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि साबरमती का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है, मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आप साबरमती का भी देख करके आइए, और साबरमती के बाद अगर आप अपने गोमती का देखेंगे तो गोमती का जो रिवर फ्रंट है उसके सामने साबरमती का रिवर फ्रंट कहीं टिकता नहीं है। ये अलग बात है, जांच चल रही है, जांच चलेगी, लेकिन इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता था। यह रिवर फ्रंट पहला देश का होता। और मैं तो कहूंगा कि मैंने उस काम को आसान करने के लिए, कि काम आसान और अच्छा हो जाए, जो आर्किटेक्ट था साबरमती का वही आर्किटेक्ट आपका गोमती का है, जो कॉन्ट्रैक्टर उस साबरमती का था वही कॉन्ट्रैक्टर गोमती का है। और मैं तो आज भी कहता हूं कि 900 मीटर या कुछ अगर आज भी नाले रुक जाएं तो देश के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा कि किस तरीके से एक शहर में साफ नदी बहती है। यह एग्जाम्पल था।
उसको नेता सदन ने पता नहीं कहां पहुंचा दिया, सीबीआई, ईडी और जाने कहां कहां। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इससे बेहतर अगर कहीं आपको रिवर फ्रंट मिल जाए तो बता देना मुझे आप। और जो जो वहां हो रही थी चीजें, एक एक पेड़, क्योंकि नेता सदन को कितना शौक है मुझे नहीं पता है पेड़ों के बारे में, वो कभी शौक मुझे नहीं दिखाई दिया पेड़ों के प्रति। एक एक पेड़ तय किया गया था कि कैसे लगना है, कि लोग दुनिया में जाते हैं कहते हैं कि वहां पर चेरी ब्लॉसम होता है। मैं ये दावा कर सकता हूं, और उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, मैं दावा कर सकता हूं कि अगर चेरी ब्लॉसम है दुनिया के लिए फ्लावरिंग के लिए ट्री, तो उससे बेहतर ट्री अगर किसी के पास है तो भारत में और यूपी में समाजवादियों ने लगा करके दिखाए। रिवर फ्रंट के किनारे वो पेड़ लगाए गए जिससे कम से कम सीजन के हिसाब से फ्लावरिंग देखने को मिले। काम रुक गया, लेकिन फूल खिलना नहीं रुके, वो आज भी फूल खिल रहे हैं वहां पर। और मुख्यमंत्री आवास से जो आखिरी तक जाती है सड़क, उस पे भी दोनों तरफ अगर किसी ने सोच करके समझ करके एस्थेटिकली पेड़ लगाए तो समाजवादियों ने लगाए। उस सड़क पर भी फुट ओवर ब्रिज बनाया। सरकार जब पिछली बार बनी थी तो हमारे माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री उस समय थे कि नगर विकास के थे, मंत्री नगर विकास के थे। इन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई और कहा कि मुझे उद्घाटन करना है बहुत जल्दी। तो सोचिए इनका पहला उद्घाटन क्या था, समाजवादी सरकार में बना हुआ फुट ओवर ब्रिज पहला उद्घाटन किया। मतलब पहला उद्घाटन हुआ था कि नहीं हुआ था? फुट ओवर ब्रिज, इतने बड़े विभाग के मंत्री और उद्घाटन किसका कर रहे हैं? फुट ओवर ब्रिज, वो भी किसका? समाजवादी सरकार का बनाया हुआ। तो नदियां अगर साफ होती तो हमारे एक नए मंत्री थे, नए मंत्री, उनकी गलती नहीं है, वो विभाग उन्हें मछली मिला, अच्छी बात है, क्योंकि उस समाज से वो जुड़े हैं तो उन्हें विभाग वही दे दिया गया, उनकी गलती नहीं है। वो जिंदा मछली लेके गए, पूरी तैयारी के साथ गए कि जिंदा मछलियां जाएंगी और गंगा में छोड़ी जाएंगी, लेकिन पता नहीं जैसे ही मां गंगा में वो मछली डालेंगी सब मर गई। अध्यक्ष महोदय, वो सब जिंदा मछलियां थीं। मुझे तो ये लगता है कि नेता सदन ने जहां सेल्फी खिंचाई थी वो प्लांट खराब हो गया, जिसकी वजह से गंगा मां में सब सीवरेज जा रहा है और डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो गई। वो मंत्री जी की गलती नहीं है मछली मरने का, वो जिंदा मछली लेके गए थे। और शायद मंत्री जी होते तो ये बात बता सकते थे, वो जिंदा मछली लेके गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मां गंगा में डाले सब मछली मर गई। तो इसका मतलब ये है कि मां गंगा का जो, मेरा शब्द निकाल देना वो आप अध्यक्ष महोदय, स्लिप ऑफ टंग है, वो शब्द निकाल दिया अध्यक्ष महोदय, वो निकाल दिया जाए। तो वो जो मां गंगा में मछली डाली गई उसकी वजह से वो मर गई, क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन मां गंगा का नहीं था। तो ये बजट जा कहां रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि ये बजट नहीं बंटवारा है। और अगर कोई बड़ी योजना बन रही हो तो बताइए मुझे कि उस बजट से ये बड़ी योजना बन रही है। नेता सदन और कई बार सत्ता के लोग कहते हैं कि हमने ये इतने एयरपोर्ट बनाए हैं, अयोध्या का अभी तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया। मैं तो कहूंगा नेता सदन को पूरा ध्यान अयोध्या पे दीजिए, आप जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बनाइए, क्योंकि आप उतरे फिर हम भी उतरे उसी एयरपोर्ट पर। और जो समाजवादियों ने बनाए एयरपोर्ट वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। चित्रकूट का किसी समय पर नेताजी ने शुरू किया था, उस समय हवाई पट्टी छोटी थी। जब मैं चित्रकूट की हवाई पट्टी पर उतरा तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि अब तो हवाई जहाज अलग तरह के आने लगे हैं, अगर ये हवाई पट्टी की लेंथ बढ़ जाएगी और चौड़ा हो जाएगी हवाई पट्टी तो बड़े बड़े हवाई जहाज भी उतर सकेंगे। और उसी समय समाजवादी सरकार में फैसला लिया गया कि जो एक्स्ट्रा लैंड है वो ली जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड लेनी थी, जिसके कारण समय लग गया, लैंड ली, काम शुरू हो गया, लेकिन 5 साल तक सरकार उस पर काम ही करती रही, अभी तक चालू नहीं कर पाई सरकार। मेरठ भी समाजवादी सरकार का है,
आपका मुरादाबाद का भी नेताजी का बनाया हुआ एयरपोर्ट है, हवाई पट्टी जो बनी थी। और जो कुशीनगर में हवाई अड्डा बना है वो समाजवादी सरकार में बजट देकर के बना है। समाजवादी सरकार ने बजट दिया था। जो उस विभाग के मंत्री रहे होंगे उन्होंने तो फाइल देखी होगी, लेकिन हमें डर ये लगता है कि माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे एक दिन कि एयरपोर्ट बंद तो रहे हैं लेकिन नई स्कीम चल रही है बीजेपी की, वन नेशन वन नेशन और वन पूंजीपति। तो कुशीनगर एयरपोर्ट समाजवादी सरकार का बना हुआ है। और आजमगढ़ का तो पता नहीं क्यों नहीं शुरू किया गया। मैं कई बार उस एयरपोर्ट पे उतरना चाहता था, मैंने लिख करके भी जिलाधिकारी महोदय को दिया। उन्होंने कहा कि काम चल रहा है। तो एक दिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा जरा देख करके आइए काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बोला काम सब पूरा हो चुका है, अब बिल्कुल बन करके तैयार है। मैंने फिर जिलाधिकारी से पूछा कि वो काम तो पूरा हो गया, सब साफ है हवाई पट्टी पर। तो उन्होंने कहा अभी टेस्ट हुआ है, टेक्निकल टेस्ट हुआ है, इसमें कुछ फ्रिक्शन ज्यादा है। अब पता नहीं फ्रिक्शन ज्यादा है कि कम है जिसकी वजह से आज तक आजमगढ़ का एयरपोर्ट शुरू नहीं होने दिया। मुझे तो ये लगता है समाजवादी सरकार ने बनाया था इसलिए नहीं चालू होने दे रहे। एक रसूलाबाद में हवाई पट्टी बनी थी। लॉजिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि आप बिल्कुल बगल में उतरे, हेलीकॉप्टर से उतर करके पहुंच जाएं। अब सोचिए इतना बड़ा कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं नेता सदन, जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे होंगे। और कहां उतरेंगे? लखनऊ में। आपने अगर काम पूरा कर दिया होता तो आपको लखनऊ नहीं उतरना पड़ता, आप बगल में उतर जाते, वहां से 2 मिनट 5 मिनट की फ्लाइंग में आप कार्यक्रम में पहुंच जाते। एक बार जरूर उतारा था कोई हवाई जहाज वहां पर, और जब हवाई जहाज उतरा था तो उद्योगपति उसमें बैठ करके गए थे कुछ। उन्होंने कहा यहां पर हम काया कल्प कर देंगे और न जाने कितना इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। वो एक बार हवाई जहाज उतरा, उसके बाद दोबारा हवाई जहाज उस पर नहीं उतरा। और जब लोगों के घर में पानी भराव हुआ, थोड़ा सा पानी ज्यादा बरस गया एक बार, तो वहां के लोगों को पुलिस ने पीटा क्योंकि उन्होंने पानी निकलने के लिए रास्ता बना दिया था। तो जो हवाई पट्टियां हैं मुरादाबाद की समाजवादी सरकार की बनी हुई है, आजमगढ़ समाजवादी सरकार की बनी हुई है, चित्रकूट में नेताजी ने बनवाई, झांसी का कब पूरा होगा, ललितपुर में कहाँ जगह चिन्हित है, सोनभद्र में बहुत पुरानी हवाई पट्टी है, मेरठ में समाजवादी सरकार में ही फैसले लिए गए थे। मैं चाहूंगा अयोध्या का बहुत जल्दी आप बनवा दें। हमें खुशी होगी इस बात की कि आप उतरें, उसके बाद हम लोगों को भी उतरने का मौका मिले। उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था, मैंने कई बार प्रेस के माध्यम से कहा था, मैं आज भी कहता हूं, कई बार कई प्रोजेक्टों में लैंड एक्विजिशन के इश्यूज आ जाते हैं, समय पर लैंड नहीं ले पाते हैं। ये जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था उस समय लैंड एक्विजिशन का बहस चल रही थी दिल्ली में। मैंने जगह जगह पर किसानों से बातचीत की और किसानों से राय मशवरा कर करके जो किसानों के सुझाव थे उनको शामिल किया, और कई जगह पर मुझे सर्किट रेट बढ़ाना पड़ा। मैंने सर्किट रेट बढ़वाया और सर्किट रेट बढ़ा करके मुआवजा किसानों को दिया। आप एक कोने से दूसरे कोने आप पहुंच जाएं, अगर एक भी जगह एक किसान ने विरोध किया हो तो बता दीजिए। इतने कम समय में देश में कहीं लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ जितना कम समय में लैंड एक्विजिशन समाजवादी सरकार में आगरा लखनऊ में करके दिखा दिया। और उसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया, वहां भी कोई इशू नहीं आया। और अगर इशू आया होता और अगर हमने जमीन को एक्वायर न किया होता और किसानों से आम सहमति नहीं बनी होती तो शायद सीवीसी के एक्ट कहता है कि आप टेंडर नहीं कर सकते हैं। जब तक 50% से ज्यादा जमीन एक्वायर नहीं होगी आप टेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन एक्वायर से लेकर के करार 70% तक हो गए थे। इसलिए समाजवादी सरकार में वो टेंडर हो गए थे। और मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि अयोध्या और फैजाबाद में बहुत किसानों के साथ अन्याय हुआ। मुझे समय समय पर लोग मिले थे और मैंने प्रेस के सामने कहा
कि इतना पुण्य काम होने जा रहा है, उसके लिए सरकार को अगर सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो देना चाहिए किसानों को। आपको सब किसान जमीन दे देते, लेकिन पता नहीं नेता सदन आप किस अधिकारी के चक्कर में पड़ गए। आप फैसला लीजिए, कलम उठाइए और 6 गुना कर दीजिए। कोई रोक दे तो मुझे बताइए आप। वैसे तो वैसे आप बहुत सख्त हो, लेकिन बताओ किसानों के लिए सख्ती नहीं है। आप सर्किल रेट बढ़ाने कौन रोक रहा है और अयोध्या के लिए कौन मना कर देगा? आप 6 गुना दीजिए सर्किल रेट बढ़ा करके। आपको अगर 2 दिन में जमीन न मिल जाए तो कहिएगा। वो अलग बात है कि कुछ रजिस्ट्रियों में हेराफेरी हुई, जैसे कार्रवाई आपने गाजियाबाद में की है, आप अयोध्या में भी वही कार्रवाई कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी ऐसी अधिकारियों के खिलाफ। मंडी को लेकर के सरकार ये दावा करती है कि किसानों को हर फसल का पैदावार की एमएसपी दिलवाएगी। पिछली बार धान का, माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं, अगर कोई हमें बता दे धान की कीमत सरकार दिला पाई हो तो बता दें। और माननीय सदस्य, अगर आप सच में किसान हितैषी हैं तो बताओ कितने किसानों को धान की कीमत मिल गई थी? और उसके बाद अब गेहूं, जो गेहूं की कीमत मिली है वो सरकार की वजह से नहीं मिली, वो मार्केट की वजह से मिली। और सरकार ने खुली छूट दे दी प्राइवेट कंपनियों को कि जाओ जितना गेहूं खरीदना चाहो खरीद लो। और गेहूं खरीद गया सब। सरकार बताए कि इन्होंने कितनी खरीद की। अगर गेहूं खरीद की हो सरकार, वो आंकड़े बताएगी सरकार ने क्या दी है। ये सही है, हमें खुशी है, किसानों को कीमत मिल गई। लेकिन आपने अपने संकल्प पत्र में, लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा है कि हम किसानों के लिए विशेष योजना चलाएंगे, भामाशाह योजना चलाएंगे। आप एमएसपी दीजिए, बोनस दीजिए, क्यों नहीं देते किसान आपको? लेकिन आप बोनस नहीं देना चाहते थे, आप चाहते थे प्राइवेट लोग खरीद लें। और जब ये प्राइवेट लोग खरीद लेंगे, कल हमारे शहर में रहने वाले लोगों को आटा खरीदना पड़ेगा, तो सोचो कितना मुनाफा वो लोग कमाएंगे। इसलिए सरकार ने जानबूझ करके उन्हें मौका दिया है मुनाफा कमाने के लिए। इसीलिए इसमें एक नई योजना चल रही है कि वन नेशन कई पूंजीपति विचरण। आटे की कीमत क्या होगी? और महंगाई के आंकड़े हमारे सदस्यों ने कई बार दिया है कि बाजार में आंकड़े क्या हैं, और सरकार कहती है वो महंगाई नहीं रोक सकती। तो फिर सरकार किस बात के लिए है? आप हर चीज महंगी होती चली जा रही है आपकी। सीमेंट महंगा, सरिया महंगी, और सरकार बनने के बाद बताओ सीमेंट कितना महंगा हो गया, सरिया कितनी महंगी हो गई, आपकी गिट्टी बालू कितनी महंगी हो गई, बिजली आपने कितनी महंगी कर दी, सरसों का तेल कितना महंगा कर दिया, रिफाइंड कितना महंगा कर दिया आपने। हर जरूरत की चीज महंगी कर दी। जिम्मेदार कौन है? और आप तो कह रहे थे कि नोटबंदी आ जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा, नोटबंदी आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट भी आपने पढ़ ली होगी कि आरबीआई ने क्या कहा है कि 500 के नोट और 2000 के नोट कितने आ गए बाजार में फर्जी। आज कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जीएसटी लगा करके कह रहे थे बाजार हमारा अच्छा हो जाएगा, उद्योग कारोबार बढ़ जाएगा। और जीएसटी बताए वित्त मंत्री जी, दिल्ली की सरकार बहुत जल्दी बंद करने जा रही है जीएसटी का आपको कंपनसेशन। तो अब कंपनसेशन का आप कहां से उतने गैप को फुलफिल करेंगे? आप वो फुलफिल कहां से करेंगे आप? तो इसीलिए मैंने कहा कि जब जीएसटी बंद हो जाएगी, आप तो उस जीएसटी को मानने के जितना पिछले वर्ष में आपको जीएसटी मिलता था कंपनसेशन, उसी हिसाब से आपको इस बार कंपनसेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए दिल्ली की सरकार ने वो कंपनसेशन नहीं दिया आपको, तो उस गैप को फुलफिल कहां से करेगी ये सरकार? ये तो डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार पेड़ लगाने में भी बहुत आगे है, पर ईयर जाने कितने पेड़ लगाती है। 17-18 में कई करोड़ पेड़ लगाएंगे। तो मैं मान लूं 35-35 करोड़ हर साल लगाए आपने। अभी बोला है आपने 35 करोड़, पहले कुछ कम लगाए थे आपने पेड़। सरकार कह रही हम इतने पेड़ लगाएंगे। मुझे याद है जब
प्लांटेशन मैंने एक जगह की और मैं ग्रीन प्लांटेशन करता था, एक ग्रुप बनाकर, एक ग्रुप प्लांटेशन, ग्रीन बेल्ट क्रिएट करता था। और हो सकता है आंकड़े थोड़े आगे पीछे हों, 1,24,000 पेड़ लगवाए थे, वो 1,000 एकड़ में लगे थे। 1,000 एकड़ में 1,24,000 के लगभग पेड़ लगे थे, और आप तो हर साल 20 करोड़ से नीचे ही नहीं जा रहे हो। और इस बार तो कहा है बजट में 35 करोड़ पेड़ लगाएंगे। क्या गमलों में लगा रहे हो जो आप सड़क पर लगने लगे हैं? गमलों में क्या गमलों के भी पेड़ गिन ले? तब तो घास गिन ली, तब तो लगी गई, लखनऊ में लग गई होगी इतनी घास। 35 करोड़ अगर 1,000 एकड़ में 1,24,000 पेड़ लगते हैं, तो 35 करोड़ पेड़ के लिए जमीन कहां है आपके पास? ये बताएं हमें आप, कहां है जमीन? और फिर मुझे खुशी है इस बात की कि नेता सदन को शौक जानवरों का भी है, और जानवर के साथ आपकी तस्वीर आती है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। क्योंकि लाइन सफारी मैंने इसीलिए बनाया थी कि बच्चे जाकर के लाइन सफारी देखें। मैंने विभाग के मंत्री जी से कहा कि वहां लेपर्ड आ गया है, तेंदुआ ब्लैक बग्स और हिरन को खा चुका है। कुछ अधिकारियों ने भागदौड़ की है, अभी तक तेंदुआ नहीं पकड़ा गया है। अभी सुनने में आया कतनिया घाट में एक बच्चे को तेंदुए ने मार दिया, तो लोगों के अंदर गुस्सा हुआ और लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया, जो वन विभाग के हैं। वो घटना घट गई। इससे पहले भी लेपर्ड किसानों ने मार दिया, पूरे के पूरे गांव में मुकदमे दर्ज कर दिए गए। ये जिम्मेदारी वन विभाग की है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इसलिए नेता सदन से कहूंगा कि आपने चिड़ियाघर तो अच्छा बनवा लिया, उसके लिए कॉर्पस फंड भी 50 करोड़ डाल दिया आपने, लेकिन दूसरे जानवरों को क्यों भूखा रखना चाहते हो आप? और जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे स्टेट के लिए उपलब्धि होती, वो उपलब्धि का क्या किया सरकार ने? लाइन सफारी, एनिमल सफारी, वो हो सकता है हमने और नेताजी ने बनवाई हो, लेकिन वो इटावा में बनी है, मेरे क्षेत्र में नहीं बनी है। मेरा जन्म सैफई में हुआ है, इटावा में नहीं हुआ है। इटावा से विधायक आपकी हैं, हमारी विधायक नहीं है। इसलिए क्यों भेदभाव आपको? और फिर आपको ये याद रखना चाहिए, नेता सदन जो शेर आप लेके गए हो, उसको खिलाए पिलाए इटावा वालों ने है, और नहीं खिलाया पिलाया हो तो बताइए आप। मोटा तगड़ा करके भेज दिया गोरखपुर। ध्यान रखना वो कमजोर ना हो जाए। ये सरकार कह रही है सैनिक स्कूल बनवाएंगे। कहां बनवाया आपने सैनिक स्कूल? वित्त मंत्री जी आप बताइए, आपने कहां सैनिक स्कूल बनवाया? माननीय मंत्री जी बताए, सैनिक स्कूल शाहजहांपुर में बन गया क्या? समाजवादी सरकार थी तो दिल्ली से 3 सैनिक स्कूल मिले थे, और तीनों के तीनों स्कूलों के लिए अच्छा बजट दिया था और बनकर के तैयार हो गए थे। स्कूल चालू भी हुए, एक बाद में चालू हुआ आपकी सरकार में। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, कहते हैं हम है ही नहीं, नेशनलिस्ट ही नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है, हम देशभक्ति नहीं है, हम बनाए सैनिक स्कूल, देश की सीमा पर लड़ने के लिए बच्चों को तैयार करें। हम राष्ट्रभक्ति नहीं है, आप राष्ट्रभक्त हो। आपने सैनिक स्कूलों का बजट क्यों काटा? और सैनिक स्कूल क्यों नहीं बनाए अभी तक आपने? सैनिक स्कूल उस समय दिल्ली की सरकार ने मुझे दिए थे, वो एक दे रहे थे अमेठी में। मैंने उस समय कांग्रेस के नेता से बात की कि मैं अकेला अमेठी में नहीं दूंगा, अगर आप सैनिक स्कूल चाहते हैं तो 2 और दीजिए, तब मैं जाकर के दूंगा। तो मुझे खुशी इस बात की कि दिल्ली की सरकार ने वो बात मानी। एक अमेठी में, एक मैनपुरी में, जो कन्नौज में बनना था उसको मैंने झांसी में बनाने का काम किया, सैनिक स्कूल। आज यूपी में 4 सैनिक स्कूल हैं, और 5 साल से राष्ट्रवादी सरकार है। कौन सा नया सैनिक स्कूल बनाया आपने? बताइए आप। एक सैनिक स्कूल बनाया हो तो बता दीजिए आप। और फिर जो बजट देना चाहिए था उसके लिए अब दिया है जाकर के बजट क्यों नहीं दिया पहले?
इसी तरीके से एक संस्कृति स्कूल, अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े लोग जाते हैं और वो एडमिशन नहीं पा पाते हैं उन स्कूलों में। एडमिशन पाने के लिए न जाने कितने क्या क्या तरीका अपनाते हैं। उस संस्कृति स्कूल में दिल्ली में किसी को एडमिशन नहीं मिलता है। उस समय अधिकारियों की बैठक हुई और अधिकारियों की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो संस्कृति स्कूल यहां बनाना चाहते हैं। मैंने उसको स्वीकार किया। दिल्ली के बाद अगर कहीं संस्कृति स्कूल बना है तो लखनऊ में 6 गजरिया में समाजवादी सरकार ने बनाया। लेकिन अगर उसके पास जाकर के देखें क्या दुर्दशा है, बर्बाद कर दिया। मैं तो कहता हूं जब दिल्ली वाले, आप सरकार वाले बोलते हैं कि हमारा स्कूल देखो, आप संस्कृति को तैयार कर दीजिए और दिल्ली वालों से कहो कि आओ संस्कृति स्कूल देख लो किसका बेहतर है। और मैं तो कहूंगा दिल्ली वालों को बुलाओ, कहिए सैनिक स्कूल देखिए, आप उसकी डिजाइन देख लो, एरिया देख लो किस तरीके से बन रहा है। लेकिन आप रुचि नहीं ले रहे हैं। आप पता नहीं क्यों नहीं रुचि लेते हैं आप। और जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, क्योंकि बजट हमारे पास सीमित था उस समय, एक सैफई में और एक लखनऊ में मैंने एक नए तरह का स्कूल बना करके दिया था। और मैंने विभाग से कहा इसके मानक जो बदलने बदल लो आप, लेकिन ये मॉडल है, इसको तैयार करिए और जहां आपको स्कूल नए बनाने इसी तरह बनाइए प्राइमरी स्कूल। वो 2 बन गए हैं। लखनऊ का तो नाम बदल के आप चलाना चाहते थे, लेकिन जनता के विरोध में केवल नाम लिख पाए, मंत्रियों उद्घाटन नहीं कर पाए। लेकिन क्योंकि सैफई से कुछ अलग इनका रिश्ता है, सैफई क्यों पसंद करेंगे, इसलिए वैसा का वैसा ही पड़ा है आज भी। हम तो कह रहे हैं नहीं चलाइए सैफई में। कम से कम नेता सदन 5 साल है आपके पास, उसी की नकल कर करके आप गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में क्यों नहीं स्कूल बनवाते हो आप? और अगर उससे बेहतर बना सकते हो तो बनाइए उससे बेहतर। कुछ बोले कोई सदस्य? स्कूल आप देखा, उस संस्कृति दिखाइए तो शायद आपकी आंख खुल जाएगी, और वो स्कूल दिखाएंगे तो शायद आंख खुल जाएगी। बैठिए बैठिए बैठिए। जो चीनी मिल का मामला है, सरकार हमेशा ये कहती है और बजट में भी उस सरकार ने लिखा है कि हमने चीनी मिलों का इतना भुगतान किया है। अच्छी बात है, भुगतान होगा और हर बार जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे शुगर कंटेंट बढ़ेगा, आपका भुगतान ज़्यादा होगा और स्वाभाविक भुगतान हुआ है। सरकार ये कभी नहीं बताती है कि बकाया कितना है। जितनी भी चीनी मिलें हैं, प्राइवेट और सहकारी चीनी मिलें, हमारे वित्त मंत्री जी और नेता सदन ये बताएं कि कितना बकाया है अभी। जो मुझे जानकारी मिली है, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बड़े पैमाने पर चीनी मिलों का भी पैसा बकाया है। और अगर पढ़ना चाहें तो हम पढ़ भी सकते हैं। एक एक चीनी मिल का बकाया है। और जो बजट में दिया है वो बजट सहकारी चीनी मिलों का है, सरकार की चीनी मिलों का है। तो क्या जो बजट दिया गया उससे पूरा किसानों का भुगतान हो जाएगा? ये सरकार हमें बताए। ये जो भुगतान है बकाया है अभी। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो बजट में पैसा रखा है, क्या उससे पूरे चीनी मिल का जो बकाया पैसा है किसानों का भुगतान हो जाएगा? अगर भुगतान हो जाए तो बताएं सरकार। इसीलिए मैंने कहा कि ये बजट केवल सपने दिखाने का है। नहीं, आप घड़ी देख रहे थे ना, मैंने कहा मैं यहीं से बताता हूँ 1 घंटा 11 मिनट। नहीं, आप, मैंने बोलने के लिए मना नहीं किया। नहीं, वो उनका अधिकार है बोलने का, उनका अधिकार है। ये सरकार कहती है कि हम बसों को अच्छा करेंगे और बसों से सबसे ज़्यादा गरीब चलते हैं। करोड़ों करोड़ लोग उससे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं।
बड़ी संख्या में सरकार के पास बसेस हैं और उस समय ही मुझे याद है जब मजदूर पैदल पैदल चल रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि सरकार के पास इतनी बसें हैं कि कोई भी मजदूर पैदल नहीं चलता, वो घर पहुंचाया जा सकता था। लेकिन सरकार बस की लड़ाई में फंस गई और अपनी बसें नहीं चलाई और 5 साल बाद सरकार को याद आया है कि बस स्टेशन के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर पीपीपी पद्धति पर विकसित किए जाने हेतु कार्रवाई गतिशील है। आपको अगर ढूंढने को कोई मिला भी है बस स्टैंड तो केवल वही मिला समाजवादी सरकार का बना हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और वित्त मंत्री जी, पता नहीं आप कैसे लिख दिया आपने, हो सकता है नेता सदन ने भाषण न पढ़ा हो क्योंकि वो नहीं पढ़ सकते, उन्होंने सुझाव दिया होगा आपको अगर कोई एग्जाम्पलरी काम दिखाई दिया है तो वो समाजवादी सरकार का दिखाई दिया है। और यकीन मानिए अध्यक्ष महोदय, ये सबसे अच्छा एक बस स्टैंड बना करके तैयार किया था। सरकार चाहे तो अपने बजट से और सरकार चाहे पीपीपी मॉडल पे। मैं ये जानना चाहता हूं 5 साल आप क्यों सोते रहे? आपने ये आलमबाग का बस स्टैंड ही नहीं देखा था। ये गलती हुई हमारी। जिसने बनाया अध्यक्ष महोदय, मुझे उसे पहले आपकी पार्टी में भेज देना चाहिए था क्योंकि मैंने देरी की, इस वजह से बस स्टैंड बनने में देरी हो गई। और जब तक इसमें आपके पास स्वीटनर अच्छे नहीं होंगे तब तक ये मॉडल आपका कामयाब नहीं होगा। इसलिए मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही निवेदन है कि अगर सरकार अपने बजट से बनाएगी तो अच्छा है। और बसों की हालत सबने देखी है, हर दिन यात्री उतर करके बस को धक्का लगाते हैं तब बस चलती है। हर दिन अखबार में कहीं ना कहीं तस्वीर मिल जाती है। वो एक्सीडेंट तो अलग हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरुआत की थी स्कैनिया की बसेस को लेने की, नई बसेस लेने की उस समय भी, और अगर सरकार 5 साल में बसेस लेती तो आज बहुत बड़े पैमाने पे नई बसेस मिल जाती जिससे हमारे गांव के गरीब यात्री चल सकते। और आज भी मैं सड़क पे कभी कभी देखता हूं, इन्होंने बहुत पेंट किया, बहुत पुताई की, लेकिन कई कई जगह अभी भी मुझे लोहिया बस सर्विस दिखाई दे जाती है। अब उन्हें तो छोड़ देना, उनमें पेंट मत लगाना। अब नई बस लेना, कुछ नया नाम ढूंढिएगा आप। तो 2000 बसेस खरीदने जा रहे हैं।